हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपका चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली और उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से ये हमारी क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और इससे न्यूट्रिएंट्स की जो है पूर्ति होती है। जो कमी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है, उसकी पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर काम में लेते हैं। तो अब बात आती है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो इसमें क्या होता है कि अगर फर्टिलाइज़र की हम बात करें बच्चों, तो जो फर्टिलाइज़र होता है, तो फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मतलब कि फर्टिलाइज़र जो होता है उसको फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। जबकि जो मैन्योर होता है, मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। तो मैन्योर जो होगा वो कैसा होगा बच्चों? वो नेचुरल सब्सटेंस होता है। मतलब इसको मनुष्य नहीं बनाता, इसको ईश्वर के द्वारा, या यूँ कहें कि नेचर इसको तैयार करती है, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। कैसे बनता है? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं या फिर प्लांट का जो बचा कुचा जो वेस्ट मटेरियल है जो ज़मीन के ऊपर पड़ जाता है, या सब्जी वगैरह आप लेके आते हैं घर पर, वो सब्जी जो बचती है या सब्जियों के जो छिलके हैं, ऐसी चीज़ें इकट्ठी होकर के और क्या बनाएंगी? मैन्योर बनता है। इनसे ही मैन्योर बनाया जाता है। और जो काऊ डंग है, कैटल डंग है, उसके द्वारा भी हम मैन्योर तैयार करते हैं। फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइज़र कहाँ बनाए जाएंगे बच्चों? फैक्ट्रीज़ के अंदर। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को हम खेतों में बना सकते हैं, कहीं भी कोई गड्ढा खोद करके और उस गड्ढे के अंदर डाल करके मैन्योर तैयार किया जाता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। और फर्टिलाइज़र की सबसे जो एक नेगेटिव पॉइंट भी है ये फर्टिलाइज़र का, जो फर्टिलाइज़र होता है वो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ह्यूमस जो है प्रोवाइड नहीं करवाता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस कुछ भी नहीं है। ह्यूमस जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं, चाहे वो सब्जियों के छिलके हैं, चाहे बची हुई सब्जी है, चाहे काऊ डंग है, इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट किसको सप्लाई होते हैं? सॉइल को। और इस सॉइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है? मात्रा बढ़ जाती है इन पदार्थों की वजह से। तो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें ही क्या बोला जाता है? ह्यूमस बोला जाता है। और फर्टिलाइज़र से किसी भी प्रकार का ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। जबकि जो मैन्योर होते हैं वो सॉइल को बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं। और जो फर्टिलाइज़र होगा, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइज़र में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी आवश्यकता किसको होती है? प्लांट्स को होती है। तो बहुत अधिक मात्रा में इसमें फर्टिलाइज़र में ये मिलते हैं। इसी वजह से फर्टिलाइज़र डालने से जो क्रॉप की ग्रोथ है वो इंस्टेंटली बहुत अधिक मात्रा में होती है, बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि उनको वो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट मिल जाते हैं। जबकि जो मैन्योर होते हैं रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और जो मैन्योर है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं फर्टिलाइज़र की तुलना में। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जो सॉइल के लिए जो लाभदायक चीज़ है, जो सॉइल को मतलब
सॉइल को बहुत ही फर्टाइल बनाती है। फर्टिलिटी किससे बढ़ेगी ज़्यादा? मैन्योर से। फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हो ठीक है, एक बार को क्रॉप आपकी अच्छी हो जाएगी, बट क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, फर्टिलाइज़र की वजह से कम हो जाएगी। लेकिन मैन्योर डालने से कभी भी सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती है, या यूँ कहें कि हमेशा, हर बार, हर साल समय जैसे जैसे बीतता जाएगा आप उसमें मैन्योर डालते जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यूँ कह सकते हैं कि हमें फर्टिलाइज़र जो है वो कम से कम यूज़ करना चाहिए, हो सके तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर, क्योंकि आज की आवश्यकता ऐसी है, समय ऐसा आ गया कि काम भी नहीं चल रहा उसके बगैर, तो कम से कम उनको यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसको यूज़ किया जाए, मैन्योर को। इट मीन्स आपसे अगर कोई पूछे तो मैन्योर अच्छा या फर्टिलाइज़र, तो कौन सा अच्छा? मैन्योर, क्योंकि मैन्योर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, जबकि फर्टिलाइज़र केमिकल होता है, इनऑर्गेनिक उसके अंदर पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए अब आगे चलते हैं। तो ये डिफरेंस हमने देखे। उसके बाद जो बात आती है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं? तो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र की तुलना में जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। वाई? क्यों? बिकॉज इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी कि वाटर को पकड़े रखने की जो शक्ति है, या यूँ कहें कि जैसे अपने खेत में पानी डाला और आप मैन्योर उसमें डालते रहते हो खेत के अंदर, उस फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, पानी जो होगा, वाटर जो होगा, वो उसकी मिट्टी में, सॉइल में जमा होता जाता है, यानी कि उसमें नम बनी रहती है वो मिट्टी, हमेशा कैसी, मॉइस्ट रहेगी। जबकि फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। पानी डालेंगे और वो बह करके निकल जाएगा। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजी। और जो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक जो मैन्योर है, इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो कैसी हो जाती है, पोरस हो जाती है। पोरस मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे छिद्र जो है पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं। इनकी वजह से क्या होगा, जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी आसानी से होगा, यानी कि पौधा जो है, प्लांट जो है, वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, रेस्पिरेशन उसमें अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि उस सॉइल के अंदर क्या हो गए, पोर्स बन गए बहुत सारे। किसकी वजह से? ऑर्गेनिक मैन्योर की वजह से। इसके अलावा इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ऑर्गेनिक मैन्योर की वजह से क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव जो मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और उनके बढ़ने से क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और जो सॉइल की बनावट है, टेक्सचर है, उसको भी ये इम्प्रूव करता है। कौन? ऑर्गेनिक मैन्योर। तो कुल मिलाकर अगर आपसे कोई पूछे, भाई दो प्रश्न हो गए, एक तो डिफरेंस हो गया ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में, तो वो जो आपकी टेबल है वो उसका आंसर हो गया। अगर डिफरेंस पूछेगा तो ये वाला देना है आपको, डिफरेंस तो ये हो गया दोनों के अंदर। और प्रश्न ये आए कि मैन्योर ज़्यादा अच्छे क्यों हैं फर्टिलाइज़र से, तो उसका कारण, उसका उत्तर क्या होगा, उसका आंसर क्या दोगे आप, उसके आंसर ये 4 पॉइंट हो गए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन 4 रीजन के कारण क्या होता है, इन 4 रीजन के कारण ही क्या होता है बच्चों, जो मैन्योर होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है फर्टिलाइज़र की अपेक्षा। अब आगे चलते हैं। अब हो गया, खाद डाल दिया आपने खेत के अंदर, अब क्या डालना, अब क्या करेंगे आप, पानी डालना है। पानी डालना, वाटरिंग करोगे, वाटरिंग मीन्स इरिगेशन, सिंचाई करोगे आप। सिंचाई के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, all living beings need water to live। आप जानते हैं ये बात कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, उन सब को
जीवित रहने के लिए, अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। और क्यों चाहिए वाटर उनको? प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो और उसका डेवलपमेंट, जीव का अच्छे से हो। ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए बच्चों? वाटर की नीड होती है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। प्लांट्स की अगर बात करें तो वाटर कहाँ से आता है उनके पास? प्लांट रूट उनको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। अलॉन्ग विद वाटर, अब वाटर के साथ साथ वाटर एब्जॉर्ब किया, तो वाटर अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो उसके अंदर जो वाटर के अंदर जो चीज़ें मिली हुई हैं, न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं, वो भी प्लांट के पास नहीं पहुंचेंगे। तो क्या होगा कि वाटर को एब्जॉर्ब, वाटर वैसे भी आवश्यक है और उसके साथ साथ वाटर में बहुत सारी चीज़ें घुलकर भी पहुंच जाती हैं। अलॉन्ग विद वाटर, वाटर के साथ क्या होगा? मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। जो मिनरल्स मिट्टी के अंदर हैं, सॉइल के अंदर हैं, और जो फर्टिलाइज़र आपने डाला है वो भी उसके साथ, वाटर के साथ प्लांट तक पहुंच जाता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। पानी की अगर मात्रा की बात करें तो 90%, लगभग 90% वाटर प्लांट के अंदर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज, वाटर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। अगर आपने खेत के अंदर, सूखा खेत है जिसमें अगर पानी नहीं डाला है आपने, तो क्या होगा? आप उसमें बीज डाल दीजिए डायरेक्ट, पानी मत डालो, मतलब मॉइस्ट नहीं है अगर ज़मीन, तो क्या होगा? जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। जर्मिनेट का मतलब उसमें से जो प्लांट है वो नहीं बनेगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, उस सीड से नया प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, नहीं निकलेगा। तो क्या होगा? तो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर मिले रहते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पूरे प्लांट के अंदर, सारे पूरे प्लांट में पहुंच जाते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। जब, और वाटर से क्या फ़ायदा होगा? जब गर्म हवाएं चलती हैं और जो एक तरह से सूखा पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस वाटर से उस प्लांट को क्या होगा? क्रॉप को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब गर्म हवाएं चलेंगी और आपने पानी अगर पौधे को पिला रहे हो आप टाइम से, तो वो उसका जो पौधा है, जो प्लांट है, वो नष्ट नहीं होगा। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। तो मेंटेन करने के लिए मॉइस्चर को, सॉइल की जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको बनाए रखने के लिए फॉर हेल्दी क्रॉप, एक स्वस्थ क्रॉप पैदा आपको करनी है, ग्रोथ उसकी अच्छे से हो, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्रॉप है, आपकी जो फसल है, आपका जो प्लांट्स हैं, वो उनकी मॉइस्चर जो है, सॉइल के अंदर नमी जो है वो बनी रहे एक हेल्दी क्रॉप के लिए, तो क्या होगा? फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो आपको खेत में आपको रेगुलरली, मतलब नियमित रूप से वाटरिंग करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो अब इस प्रश्न का आंसर है व्हाट इज इरिगेशन? तो इरिगेशन का आंसर क्या होगा? द सप्लाई ऑफ वाटर, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, क्रॉप को पानी देना, वाटर सप्लाई करना एट रेगुलर इंटरवल्स, एक नियमित अंतराल पर। मतलब कि भाई अब आपने वाटर जो है वाटरिंग कर दी, कब? मान लीजिए आज कर दी, तो फिर कुछ समय बाद आप देखोगे, महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसी आवश्यकता है प्लांट को, उसी हिसाब से फिर वापस आपको वहाँ पर वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो इसको जो बार बार आप वाटर पिला रहे हो पानी के, उस प्लांट के लिए आप बार बार पानी पिला रहे हो प्लांट को, तो वही क्रिया जो है पानी पिलाने की, पानी देने की क्रॉप को, वही क्या कहलाता है? इरिगेशन। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब कब कब पानी देना है और कितना देना है, ये डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। जैसी फसल होगी उसमें
हर फसल के लिए पानी की अलग अलग आवश्यकता होती है। किसी फसल को, किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी क्रॉप को कम पानी चाहिए। मान लीजिए धान है, धान तो ऐसी फसल है कि उसको इतना पानी चाहिए कि वो पानी के अंदर डूबा ही रहता है। और कुछ फसल रहती है जैसे चना है, चने के लिए बहुत कम पानी, एक बरसात हो जाए बस चने हो जाते हैं उसी से। तो कुल मिलाकर क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है कि पानी कितना चाहिए और कब कब चाहिए। इसके अलावा देखिए आप सॉइल टू सॉइल, क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है भाई कौन सी फसल है, हर फसल के लिए अलग तरह का पानी चाहिए, कितना देना है, कब देना है। सॉइल टू सॉइल, अब मिट्टी कैसी है, एक तो भाई सॉइल ऐसी हो कि उसके अंदर पानी रुकता ही नहीं है तो बार बार पानी देना पड़ेगा। एक मिट्टी ऐसी है कि आपने एक बार पानी दे दिया तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है उस सॉइल की, तो क्या होगा, जो वाटर है वो कई दिनों तक उस मिट्टी में बना रहता है, तो उसको कम देना पड़ेगा। एंड सीजन टू सीजन, और मौसम कैसा है इस बात पर भी डिपेंड करता है। आप बरसात में अगर बात करें तो बरसात के टाइम में तो पानी देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपने आप ही लग जाता है पानी, वैसे ही नमी रहती है बहुत सारा मॉइस्चर वायुमंडल के अंदर और सॉइल के अंदर बना हुआ रहता है, तो उस समय पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। लेकिन अगर गर्मियों की में कोई फसल कर रहे हो आप, तो उस समय गर्मियों के सीजन में आप फसल कर रहे हो, समर टाइम में, तो क्या होगा, पानी देने की ज़्यादा आवश्यकता होगी और बार बार देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपसे अगर प्रश्न ये किया जाए कि बताइए कि जो इरिगेशन होता है, जो वाटरिंग होती है, वाटर सप्लाई जो होती है प्लांट के लिए, वो कब कब होनी चाहिए, तो आपका आंसर सीधा सा ये होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्रॉप कौन सी है, सॉइल कैसी है और सीजन कौन सा है। तो तीन बातों पर ये चीज़ डिपेंड करती है। जैसे इसमें दिया हुआ है इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, समर में क्या होगा, जो बार बार, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आप पानी दे रहे हो वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी समर में, गर्मियों के दिनों में बार बार पानी देना पड़ेगा। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों, तो कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, क्या इस वजह से कि गर्मियों में क्या होता है कि जो वाटर है वो क्या करेगा, भाप बन करके इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनेगी और भाप बन करके क्या हो जाएगा, वो वेपर के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, तो पानी उड़ जाएगा, तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी पत्तियों से और मिट्टी से। अब आता है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन कैसे किया जाए, क्या चीज़ें काम में ली जाती हैं क्रॉप को वाटरिंग के लिए। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, तो जो वाटर के सोर्स हैं इरिगेशन के लिए वो क्या हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, कुछ भी जो आपके आसपास, आपके फील्ड के आसपास जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है उसी के द्वारा इरिगेशन कर दिया जाता है। बहुत सी जगह वेल से किया जाता है, कुओं से, बहुत सी जगह ट्यूबवेल क्या होती हैं, ये भी ऐसे ही है, केवल क्या होता है, पानी को अंदर से मोटर के द्वारा बाहर निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। पॉन्ड्स, बहुत सी जगह ऐसे होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तालाब बने हुए रहते हैं, वहाँ तालाबों से सिंचाई की जाती है, इरिगेशन किया जाता है। बहुत सी जगह झीलों में से किया जाता है, कहीं नदियों से किया जाता है, कहीं बांधों से, कहीं नहरों से। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सोर्स हैं इरिगेशन के। अब देखिए आगे, इसमें देखो ये बता रखा है आपको, ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये तो सोर्स हो गए वाटर के, भाई पानी कहाँ से लिया जाए। अब उस पानी को किस विधि से खेतों तक पहुँचाया जाए, इसमें पहले अलग तरह से काम में लिया जाता था और आज अलग तरह से। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन पुराने समय में कैसे इरिगेशन करते थे, खेतों को कैसे पानी पिलाया जाता था। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field। तो जो वाटर है जो कि वेल्स में अवेलेबल है, कुओं में जो पानी भरा हुआ है या लेक्स के अंदर जो पानी भरा हुआ है या कैनाल्स के अंदर जो पानी भरा हुआ है, उसको लिफ्ट अप किया जाता है, मतलब उठाया जाता है अलग अलग तरीके से।
इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगह पर, फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड तक पहुंचाने के लिए। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दीज मेथड्स। तो इस काम को करने के लिए, यानी कि वाटर को उठाने के लिए नहरों से, कैनाल से या फिर लेक से, या तो मनुष्य काम में आते थे पहले, या फिर पशुओं के द्वारा ऐसा किया जाता था। मनुष्य खुद करते थे या फिर पशुओं के द्वारा। तो क्या होता था उसमें, सो दीज मेथड्स आर चीपर, इसलिए क्योंकि यहाँ पशु काम में आते थे, कैटल्स को काम में लिया जाता या मनुष्य खुद करता था, तो ये कैसे मेथड थे, सस्ते थे। बट लेस एफिशिएंट, लेकिन उतना काम नहीं हो पाता था जितना आज के समय में हम वाटर सप्लाई, कितने सारे खेत को कितने कम समय में हम वाटर सप्लाई कर पाते हैं। पहले बहुत समय लग जाता था वाटर सप्लाई में। ये बात अलग है कि पहले बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी, बिकॉज उस समय ना तो फर्टिलाइजर ज़्यादा काम में लिए जाते थे, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी। दूसरी बात, उस समय क्या होता था, बरसात भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कंडीशन हमारे यहाँ राजस्थान की कैसी है कि बरसात बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे, साल दर साल। तो लेकिन मेथड इतने अच्छे आ गए आजकल कि पानी को बहुत कम समय में और बहुत सारे फील्ड में दे दिया जाता है। बट द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, पहले समय में जो काम में मेथड आते थे सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, वो कौन कौन से थे, एक तो मोट और दूसरा चेन पंप। मोट क्या होता है, पुली सिस्टम या चेन पंप। इसमें डायग्राम भी बना हुआ है मोट का, देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मोट है। इस मोट को क्या किया है, ये मोट है, पूरा सिस्टम क्या है, ये मोट सिस्टम है। इसमें एक रस्सी है और रस्सी में ये बांध रखा है। या तो पशु के द्वारा इसको खींचा जाता है या मनुष्य के द्वारा इसको खींचा जाता है। अंदर डाल दिया, भर गया, भर के खींच लिया, और देखिए आप इस तरह से पानी को बाहर निकाला जाता है कुओं से। चेन पंप सिस्टम इस तरह का होता है। ये आपकी धेकली है। तीसरा, पानी जब कम ऊंचाई पर होता है तो धेकली से भी निकाला जा सकता है। तो इस तरह से एक ये रहट चलता था पहले, बैल के द्वारा इसको रहट को घुमाया जाता था और पानी निकलता था। तो ये कई तरीके थे। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए बस कि कौन कौन से तरीके से ट्रेडिशनल जो मेथड हैं इरिगेशन के, वो कौन कौन से थे। तो नंबर 1 मोट या पुली सिस्टम, सेकंड चेन पंप, एंड थर्ड इज ये धेकली। तीसरा क्या है, धेकली, एंड चौथा रहट या लीवर सिस्टम। पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिटिल वाटर। कम पानी की आवश्यकता होती थी, वहाँ पंप काम में लेते थे। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पंप। और इन पंपों को चलाने के लिए क्या काम में आता है, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी। तो इस तरह से ये होता है। अब आज के समय में क्या है, मॉडर्न जो मेथड है, ट्रेडिशनल तो है ही, ट्रेडिशनल के अलावा आप जो मॉडर्न जो मेथड आया है, मेथड हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको इसकी डिटेल भी पता होना चाहिए। नाम तो याद रखने ही हैं, 2 ही हैं आपकी इस बुक में, 2 ही मेथड दिए हुए हैं। एक तो है स्प्रिंकलर मेथड, जो आपको ये दिखा रखा है यहाँ पर। तो स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है बच्चों, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर काम में आता है स्प्रिंकलर मेथड, ऐसी जगह पर जहाँ कैसी ज़मीन है, मिट्टी कैसी है या ज़मीन कैसी है, कहीं से ऊंची कहीं से नीची, उबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं, अनइवन लैंड, और वहाँ पर पानी की भी कमी है। एक तो पहले ही पानी की कमी, ऊपर से ज़मीन भी उबड़ खाबड़, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है कि वाटर सप्लाई कैसे की जाए। तो वहाँ पर ये जो मेथड है बहुत अच्छा काम करता है, स्प्रिंकलर मेथड। तो द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप,
तो क्या होता है, एक पाइप के ऊपर परपेंडिकुलरली नोजल्स लगा होता है और नोजल्स के द्वारा पानी बाहर निकलता है और वो घूमता रहता है नोजल, तो चारों तरफ पानी बहुत दूर दूर तक चला जाता है, ऊपर ही ऊपर। इससे क्या होगा, अनइवन लैंड्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितनी अनइवन हो, कितनी उबड़ खाबड़ हो, सब जगह पानी पहुंच जाता है। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर with the help of a pump it escapes from the rotating nozzles through main pipe under pressure with the help of पंप की सहायता से प्रेशर से इसको भेजा जाता है पानी को, और फिर क्या करेगा, एस्केप करेगा, जो नोजल घूम रहा है उसमें से बाहर निकलेगा। इससे क्या होगा, ये स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, क्रॉप के ऊपर ये छिड़क दिए। स्प्रिंकल मतलब एक तरह से छिड़काव करना, छिड़काव जो करते हैं हम, वो फव्वारा जो होता है एक तरह से यूँ बोल सकते हैं, एज इट इज़ इट रेनिंग, और इस तरह से चलता है जैसे कि बरसात हो रही है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, जो लॉन होते हैं घास वगैरह के, वहाँ पर ये बहुत काम का है, या फिर कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, सभी लगभग सभी क्रॉप्स में इसको काम में लिया जा सकता है। तो मुख्यतः तो ये कहाँ काम में लेंगे, जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन है, अनइवन लैंड है और पानी की कमी है। और वैसे ये दोनों ही जो मेथड हैं, जो मॉडर्न मेथड हैं, वो दोनों ही इसी आधार पर बनाए गए हैं, जिससे कि पानी कम से कम काम में आए, मतलब कम पानी में अधिक इरिगेशन हो पाए। तो दूसरा सिस्टम कौन सा है, ड्रिप सिस्टम, नाम से ही पता लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो है आपका कौन सा, स्प्रिंकलर मेथड। इसमें देखिए आप किस तरह से पाइप लगे हुए हैं, ये मुख्य पाइप आया, पाइप में से इसमें से पानी जा रहा है, ये जा रहा, और इन पाइपों को फिर आगे बहुत सारी इसमें बट जाता है, इधर बट गया, फिर इसमें से एक नल ये निकल गई, फिर ये इस तरह से, और यहाँ पर एक क्या लगा दिया, नोजल लगा दिया, और नोजल से पानी इस तरह से निकलता है और ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे पूरे खेत में क्या हो रही है, बरसात हो रही है। और दूसरा देखिए ड्रिप सिस्टम, नाम से पता लग रहा है बूंद, ड्रिप मतलब बूंद। इसमें क्या होता है, पाइपलाइन को पूरे फील्ड में बिछा दिया जाता है, और पूरे फील्ड में बिछाने के बाद उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे कि पानी एक साथ नहीं निकलता, बूंदों के रूप में निकलता है, और डायरेक्ट वो जड़ में पहुंचता है, डायरेक्ट क्या प्लांट की रूट में वो वाटर जो है वो सप्लाई होती है। तो इससे पानी बहुत कम खर्च होता है और सारे प्लांट्स को पहुंच जाता है, जो वेस्टेज नहीं होता पानी का। इसमें वेस्टेज कैसे नहीं होगा, जैसे ये एक प्लांट ये लगा हुआ, एक प्लांट ये लगा हुआ, और वैसे आप स्प्रिंकलर मेथड से करोगे और डायरेक्ट वैसे ही पानी इसमें डालोगे खेत में, तो वो तो पूरे खेत में फैलेगा, पूरे खेत में फैलेगा, तो पानी वेस्टेज होगा। तो और इसमें क्या होता है, केवल उस जो प्लांट जहाँ लगा हुआ वहीं पर पहुँचेगा, यहाँ पहुँच गया पानी, यहाँ पहुँच गया, केवल प्लांट में, बीच की जगह पर कोई पानी नहीं पहुँचेगा। तो इससे क्या होगा, पानी जो वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो देख सकते हैं आप ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। बूंद बूंद के रूप में गिरता है, ड्रिप के रूप में पानी आता है, तो इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स, और ये सबसे बढ़िया किसके लिए लाभदायक है ये सिस्टम, फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स एंड ट्रीज़, और जो गार्डन्स हैं और जो ट्रीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि आसपास पानी की कोई आवश्यकता नहीं। घास अगर कहीं आपने लॉन लगा रखा है वहाँ पर ये सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि घास तो पूरी ज़मीन पर होती है, तो कहाँ तक इतने सारे आप ड्रिप लगाओगे, इसलिए। तो गार्डन एंड ट्रीज, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें पानी का वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ ए बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, तो एक तरह से ये वरदान साबित हुआ है, कहाँ पर, जहाँ पर पानी की कमी है। तो इट इज़ ए बून, बून मतलब वरदान, रीजन्स फेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहाँ पानी की बहुत कमी है वहाँ पर तो ये क्या होगा, एक तरह से भगवान का वरदान है।
कि इस तरह का एक सिस्टम बन गया, बहुत कम पानी में और बहुत ज़्यादा फील्ड में हम सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद इरिगेशन जब हो गया आपने, तो अब आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इरिगेशन हो गया भाई, सिंचाई कर दी, खेतों में पानी डाल दिया आपने। अब हमको क्या करना है, पौधे को बचाना है, किससे? वीड से। अब वीड क्या होती है? वीड क्या होती है बच्चों? वीड आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने सरसों मस्टर्ड जो है क्रॉप कर रखी है, और मस्टर्ड क्रॉप आपने की, और उसके अंदर मस्टर्ड के अलावा जितने भी प्लांट हैं जिनको आप चाहते नहीं, कि आप क्या चाहते हैं, केवल हमारे खेत में क्या हो, केवल सरसों हो। आप चाहते क्या हैं? केवल सरसों हो। लेकिन सरसों के अलावा या मस्टर्ड के अलावा जितने भी प्लांट आपको उस खेत के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उस फील्ड के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे प्लांट जिनको आप नहीं चाहते हैं कि ये नहीं हो, आप ये चाहते हैं कि ये प्लांट नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे प्लांट होते हैं। भाई साहब ने सरसों का खेत किया हुआ है, तो सरसों के खेत में सरसों के अलावा, मस्टर्ड के अलावा और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं। उन बहुत सारे प्लांट्स को जो उस खेत में उगे हुए हैं, जिनको आप नहीं चाहते हैं, अनडिज़ायरेबल जो प्लांट्स हैं, उनको ही क्या बोला जाता है? वीड्स। अब भले ही से वो मस्टर्ड के खेत में, मस्टर्ड फील्ड में भले ही से वो गेहूं का ही पौधा है, आप जानते हैं गेहूं बढ़िया चीज़ है, लेकिन आप नहीं चाहते कि गेहूं उगे, हम चाहते हैं केवल सरसों उगे, तो वो गेहूं का पौधा भी अगर उगाया तो वो भी क्या हो गया? वीड हो गया उसके लिए। तो समझ गए वीड क्या होता है? और इसको फिर हटाना जरूरी होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे खेत में केवल क्या हो? मस्टर्ड हो। तो इसके अलावा जो प्लांट होंगे उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो भी उगे रह गए तो वो क्या करेंगे? जो प्लांट को हम पानी दे रहे हैं, जो खाद दे रहे हैं, जो बीज दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं खाने पीने की चीज़ें, वो उसमें हिस्सेदार हो जाएंगे, उनको भी मिलेगा वो। तो हमारे पौधे जिनको हम चाहते हैं उनको कम मिलेगा और उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसलिए वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स कैसे करेंगे? तो बूजो एंड पहेली वेंट टू ए नियर बाई व्हीट फील्ड एंड saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। तो बूजो और पहेली, बूजो पहेली कहाँ गए? एक पास के खेत में गए, और किसका खेत था वो? व्हीट का, गेहूं का खेत था। और उन्होंने क्या देखा? उसमें व्हीट के अलावा भी बहुत सारे प्लांट उगे हुए हैं। इन ए फील्ड मैनी अदर, तो किसी खेत के अंदर, किसी फील्ड के अंदर अगर क्या है? मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स। अनडिजायरेबल प्लांट्स क्या होते हैं? जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, जिनकी इच्छा आपको नहीं है। प्लांट्स में ग्रो नेचुरली, और अपने आप उगते हैं, आप उगाते थोड़ी हैं उनको, वो तो अपने आप उगते हैं। अलॉन्ग विद द क्रॉप, क्रॉप के साथ। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इंपॉर्टेंट है, वीड का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीड से संबंधित बात है सारी। तो आपसे कोई पूछे वीड क्या है, तो अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप कॉल्ड वीड्स। तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और वीड को हटाना, जैसे पौधे को पानी देना क्या हो गया? वाटर देना क्या हो गया? वाटरिंग। ऐसे ही वीड को हटाना क्या हो गया? वीडिंग। तो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। तो वीड को हटाना क्यों जरूरी है? प्रश्न ये है कि वीड को हटाना क्यों आवश्यक है? तो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस, वीडिंग आवश्यक है क्योंकि वीड क्या करेंगे? कॉम्पीट करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। किसके लिए? किससे करेंगे वो कंपटीशन? क्रॉप से करेंगे, जो फसल आपने उगाई है। किसके लिए करेंगे कंपटीशन? वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। बहुत सारी वीड तो ऐसी होती हैं कि वो सारा वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट सब अपना एब्जॉर्ब कर लेती है खुद ही, और जो क्रॉप है बेचारी, उसको वो बढ़ने ही नहीं देती, उसको ग्रो ही नहीं करने देती। इसलिए उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो ये वीड जो होते हैं वो क्रॉप की ग्रोथ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड
ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स तो ऐसी होती हैं, कुछ वीड्स तो ऐसी हैं कि वो जब उनको आप फसल को काटते हैं और उनको जब उनके दाने आप प्राप्त करते हैं, काट करके और कूट करके उनको घर पर लेकर आते तो उनके साथ ही आ जाती हैं, वो भी उसके साथ साथ हार्वेस्टिंग उनकी हो जाती है। और वो कई बार कैसी हो सकती हैं, पॉइजनस हो सकती हैं। आपने मान को एनिमल्स को उनको खिला दिया, चारा आप लेकर आए, चारे के साथ अगर वो आ गई तो वो एनिमल्स को और मनुष्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वीडिंग बहुत ज़रूरी है, वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो बहुत सारे तरीके हैं फार्मर के पास वीडिंग के लिए, वीड्स को हटाने के लिए। क्या क्या हैं? टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, जब आप बीज बोते हो क्रॉप के लिए, जब आप क्रॉप उगाना चाहते हैं, जब सोइंग करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या कर दो, टिलिंग करते हैं। आप जानते हैं करती हैं टिलिंग, खेत की जुताई। तो उसमें क्या होगा, जुताई करने से क्या होगा, जो पहले से जो उसमें पौधे उगे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो इससे बहुत सारी वीड्स तो वहीं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन सारी नहीं होती। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, वो सूख जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। और वीड को हटाने का जो सबसे अच्छा जो टाइम है, समय है, वो कब है, जब उनमें क्या नहीं हो, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। उनमें जब तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है या सीड उनके अंदर नहीं बने, उससे पहले ही उनको हटा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर फ्लावरिंग हो गई यानी कि बीज अगर बन गए तो आप उनको हटाएंगे तो उनके बीजों से फिर वापस क्या होगा, दूसरी बीज पैदा हो जाएगी। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल टू वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअल मतलब खुद जो करते हैं हम काम, उसको मैनुअल बोलते हैं। मनुष्य के द्वारा जो काम किया जाता है हाथों से, जिसमें मेहनत लगती है, उसको मैनुअल बोलते हैं। तो कैसे कर सकते हैं मैनुअली, कैसे हटा सकते हैं वीडिंग को? उनको क्या करो, जो प्लांट उगे हुए हैं दूसरे वाले, उनको हाथों से उखाड़ दो, चाहे उनको काट दो, और उनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ज़मीन के पास से काट करके या उनको उखाड़ करके अलग किया जा सकता है, आपने देखा होगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। और ये काम किसकी सहायता से कर सकते हैं, खुरपी की सहायता से, काटने का या उखाड़ने का। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। अपरूट समझ रहे हो आप, अपरूट का मतलब जड़ से उखाड़ना, अपरूट का मतलब पौधे को जड़ से उखाड़ना। तो वो खुरपी की सहायता से, सीड ड्रिल की सहायता से ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद देखिए आप, ये तो हुआ मैनुअली। और आजकल बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं जिनकी सहायता से भी वीड को नष्ट किया, जो क्रॉप को तो नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन वीड्स को ख़त्म कर देती हैं। तो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। और ऐसे केमिकल्स को जो क्या करेंगी, वीड्स को नष्ट करती हैं, क्या बोलेंगे उनको, वीडिसाइड्स। जैसे 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इनको ये 2,4-D क्या है, ये केमिकल है, पदार्थ है, जिसको क्या कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है फसल के ऊपर। और उससे क्या, फसल के ऊपर का मतलब मेरा ये है जो वीड्स हैं उनके ऊपर, और वो वीड्स क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसे केमिकल होते हैं, उसी हिसाब से बनते हैं। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग वीडिसाइड काम में आता है। आप वीट के लिए लेकर आ रहे हो, वीट की फसल के लिए, तो वो ऐसा वीडिसाइड होगा जो वीट को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वीट के अलावा जितने भी प्लांट्स होंगे उनको क्या हो जाएगा, उनको नष्ट कर देता है वो। द वीडिसाइड आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। और जो वीडिसाइड आप लेके आते हैं बाजार से, जो केमिकल आप लेके आए हैं 2,4-D जैसा, उसमें पानी मिला करके उनको डाइल्यूट करके और फिर उनको स्प्रे किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखो वीडिसाइड को स्प्रे कर रहा है ये व्यक्ति मास्क लगा करके। क्यों लगा रखा है मास्क,
जिससे कि अगर ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाए इसको, मनुष्य को। हवा में मिलकर के क्या पता जहरीला, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए और मास्क वगैरह लगा के तो ही इनका स्प्रे किया जाता है। एज ऑलरेडी मैंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो जैसा कि पहले ही मेंशन किया जा चुका है कि वीडिसाइड को कब काम में लिया जाता है, जब वीड जो है, आपकी जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जिनको आप नहीं चाहते, उनमें फ्लावर नहीं निकलने चाहिए तब तक, और सीडिंग नहीं होनी चाहिए, सीड भी नहीं बनने चाहिए, उससे पहले ही उनको स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। और जो स्प्रे करते हैं वीडिसाइड्स का, वो हो सकता है कि फार्मर की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा दे। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो इनका उपयोग जो है बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ। एक कपड़े के टुकड़े के द्वारा जो अपना मुंह और नाक है उसको बंद कर लें, मास्क लगा लें ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। जिससे कि कब लगाना है मास्क, जब इन दवाइयों को, वीडिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।